सर देखिए आवाज आ रही है बच्चों? सर 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो सकती है, बस मैथ्स की खत्म होने वाली है। हाँ ठीक है, बिल्कुल वेट कर लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर।
यस सर, अब आप स्टार्ट कर सकते चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने फ्लूइड प्रेशर में लिखा था, देखो प्रेशर इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस HOG, ठीक है ना। इस प्रेशर को हमने क्या कहा था, कौन सा प्रेशर कहा था, ये गेज प्रेशर। नहीं बेटा, ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा ना, एब्सोल्यूट। सिर्फ HOG कहेंगे हम तो ये कहलाएगा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, जो फ्लूइड लगा है वो गेज प्रेशर है, जो फ्लूइड और एटमॉस्फेयर मिलके लगाए वो एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। एब्सोल्यूट वर्ड से याद रखो कि टोटल है ना, सम ऑफ, ठीक है जी। फिर इसको मेजर करने के लिए हमने कहा था एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बैरोमीटर कहते हैं। कैसे काम करता है, हालांकि इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें पास्कल्स लॉ समझना पड़ेगा, बट फिलहाल ऐसे मान लेते हैं कि इन इट्स वेरी सिंपल फॉर्म, एक कंटेनर जो कि मरकरी से फिल्ड है, याद रखना इसको मरकरी से भरना है हमें ना। उसमें हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब जो खुद पूरी तरह से मरकरी से भरी हुई थी उसको डाल दिया। अब होगा क्या, धीरे धीरे मरकरी नीचे आना शुरू होगी और इस तरीके से सेटल हो जाएगी इसमें। ये समझना स्थिति क्या है। अब क्योंकि मरकरी यहां तक भरी हुई थी, धीरे धीरे नीचे आई है, तो यहां पर क्या है, इस स्पेस में क्या है, पहले तो पूरी भरी हुई थी मरकरी, हमने इन्वर्ट करके इसमें डाला तो मरकरी धीरे धीरे नीचे आई। इस स्पेस में क्या है, एयर। इसमें वैक्यूम है बेटा, वैक्यूम, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं वैक्यूम है इसमें। देखो एयर कब आती है, आपने कभी पानी में ग्लास को उल्टा करके डालने की कोशिश की हो, अगर आप ग्लास सीधा डालोगे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, टेढ़ा करोगे तो बबल्स निकलते हैं, होता है ना। तो टेढ़ा नहीं किया हमने, एकदम सीधा अंदर डाला, मरकरी सेटल होना शुरू हुई, यहाँ पे वैक्यूम बन गया। वैक्यूम होने से क्या होगा, यहाँ जो प्रेशर है वो जीरो है भाई, वैक्यूम का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, एयर का होता है। अब पास्कल्स लॉ कहता है, आगे चल के हम बात करेंगे जब, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, इनका प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा पास्कल ने, वो हम पास्कल लॉ में डिस्कस कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लगा रहा है, और यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है, मर्क्यूरी। मरकरी, ये वो ठीक है ना, इसको हम मरकरी लिख देते हैं। ठीक, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितनी हाइट की मरकरी ने बैलेंस किया, तो वो यहाँ पर आता है H रो ऑफ मरकरी, ध्यान रखना ये मरकरी का है, इंटू जी। और ये जो H कैलकुलेट होके आया, ये सॉरी ये आया 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर भी कह सकते हो आप इसको, 0.76 मीटर भी कह सकते हो। नोट कर लो एक बार इसको, नोट करो। सर ये हाइट कहाँ से है, मतलब ये हाइट वो देखो जो हमने लेवल बना रखा है ना, ये वाला यहाँ से है, ये जो है ये सर ये है। ओके सर।
तो यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, है ना, ये सिंबल देखना, इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी कॉलम लिख देते हैं उसको, कॉलम, है ना, वर्टिकल हाइट ऑफ मर्क्यूरी इतना प्रेशर लगाती है। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, इमेजिन करो यहाँ मर्क्यूरी ना होके कोई और लिक्विड होता, तो फिर एक डिफरेंट हाइट यहाँ पे रो बदल जाता, जी तो वही रहेगा, एच भी बदल जाएगा, मतलब एक डिफरेंट हाइट आके बैलेंस करेगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यस सर। तो क्यों हमने मर्क्यूरी, हमने मतलब टॉरिचेली ने या जो भी साइंटिस्ट उस वक्त बैरोमीटर पे काम कर रहे थे उन्होंने मर्क्यूरी को ही क्यों चूज किया होगा, गेस करो। सर वो लिक्विड में है, लिक्विड तो और बेटा और भी चीजें होती है ना, जैसे वाटर भी होता है, ऑयल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जो लिक्विड है ना, तो भर तो किसी से भी सकते थे, अवेलेबल भी होते हैं, पानी भी अवेलेबल है ना, ऑयल भी अवेलेबल होगा ही उस टाइम पे, है ना। तो वाई मर्क्यूरी क्यों, मर्क्यूरी की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो बाकी सबसे ज्यादा है? सर डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा है, बिल्कुल, डेंसिटी ज्यादा होने से फायदा क्या होगा? हाइट कम रिक्वायर्ड। हाइट कम रिक्वायर्ड होगी, ये बात ठीक है ना। अगर हम कोई भी और मटेरियल लेंगे, जैसे पहले यही जो बैरोमीटर है ना, एक दूसरे साइंटिस्ट थे वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, बेल्टी नाम था उनका, बेल्टी, ये भी इटालियन थे, इन्होंने वाटर से बनाने की कोशिश की थी। अब वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी की डेंसिटी का कितना फ्रैक्शन होती है, अब पता है तो सबको, या मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कितना टाइम्स होती है? चलो, तो फिगर इज 13.6, है ना, यानी वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी से 13.6 टाइम्स कम होती है। इसका मतलब अगर मैं ये वाटर से बनाऊं तो मुझे कितना बड़ा कॉलम चाहिए होगा? 76 टाइम्स 13.6, 76 सेंटीमीटर टाइम्स 13.6, ये करीब करीब 10 मीटर के आसपास आ जाएगा। अब आपको 10 मीटर का कॉलम चाहिए होगा वाटर बैरोमीटर के लिए, है ना, एज कंपेयर टू 76 सेंटीमीटर का कॉलम किसके लिए? मर्क्यूरी बैरोमीटर के लिए। तो दैट्स व्हाई मर्क्यूरी जो है यहाँ पे यूजफुल है। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब इमेजिन करो कि मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ से बढ़ेगा, तो ये मर्क्यूरी अंदर क्या करेगी, राइज करेगी या फॉल करेगी? अगर मैं यहाँ प्रेशर बढ़ाऊं तो ये मर्क्यूरी अंदर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? राइज करेगी, ठीक है ना। तो जहां पे 76 से ज्यादा दिखाएगा हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। ऐसी जगह चले जाएं जहां पे प्रेशर कम है 1 एटमॉस्फेयर से, हिल वगैरह पे चले जाएं, कहीं पहाड़ पे, है ना, माउंटेन्स में, तो वहां पे नीचे आ जाएगा ये बैरोमीटर लेवल, है ना। इसलिए जो बैरोमीट्रिक ऑल्टीमीटर्स होते हैं ना, प्रेशर बेस्ड जो होते हैं, वो कई बार इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो बैरोमीट्रिक प्रेशर है उसमें कितना चेंज आया के हिसाब से आपको आइडिया देते हैं कि इस वक्त आप कितनी हाइट पे होंगे, है ना। तो एक रफ आइडिया उससे लग जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और सोचो, लेट्स से यहाँ वैक्यूम की जगह पार्शियल वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम पूरा नहीं है, एयर निकाल तो लिए हमने, थोड़ी रह गई है, तो उस केस में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 से ज्यादा से बैलेंस होगा या कम से? ये क्वेश्चन ज्यादा। ये क्वेश्चन अभी एक बार आईआईटी में आया था, सोच लो एक बार कि अगर जो वैक्यूम है वो पार्शियल वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, तो जो बैलेंसिंग हाइट ऑफ मर्करी कॉलम आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी, 76 से ज्यादा या 76 से कम?
सर कम। ठीक है, सब लोग ज्यादा वाले कितने हैं? ज्यादा वाले कौन कह रहा है? ज्यादा कम वाले? ठीक है। सर प्रियांशु। राघवन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आंसर इज कि वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। उसका रीजन समझ लो, बहुत ही सिंपल रीजन है। तो अगर यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम होगा तो यहाँ एक कह देते हैं छोटा सा प्रेशर होगा, जिसको डेल्टा पी कह देते हैं। अब ये डेल्टा पी जो पार्शियल एयर का है, वो प्लस मरकरी मिलके एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रहे होंगे यहाँ पे ना, समझ रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली मरकरी की जरूरत हमें कम पड़ेगी कि ज्यादा पड़ेगी? कम पड़ेगी, ठीक है ना? इस तरह से हो जाएगा। यस सर। ठीक है। आपने कभी केमिस्ट्री लैब में वो एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो लिक्विड निकालना हो कभी किसी जार में से, तो एक वो इस तरह का पिपेट कहते हैं ना जिसको, वो इस तरह का पाइप होता है एक, यस सर। लंबा सा ऐसे जाता है नीचे, उसमें हम पहले यहाँ मुंह से हवा खींचते हैं, लिक्विड ऊपर आ जाता है, फिर इसके ऊपर उंगली रख देते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं और फिर लिक्विड एक जगह जाके स्टेबल हो जाता है, इतना ही रह जाता है, ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। किया है ये सब? हाँ सर, वो उसमें भी तो शायद वैक्यूम क्रिएट होता है। एग्जैक्टली तो वो कैसे काम कर रहा होगा? ये लिक्विड कैसे रुका हुआ है? अब ये लिक्विड रुका हुआ है, मान लो अभी ये रुका हुआ है, तो इसका वेट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा है? एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है? पार्शियल प्रेशर, जीरो प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सर जीरो। बट अगर परफेक्ट वैक्यूम है तो जीरो है ये बात, ठीक है ना? लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि हमने, वैसे तो बहुत खतरनाक होता है अगर मान लो जो आप लिक्विड खींच रहे हो, है ना, वो थोड़ा भी क्रोजिव है या कोई नुकसान दे सकता है, तो पूरा मुंह तक खींचना समझदारी नहीं होती है बात, ठीक है ना? इसलिए समझदारी होती है कि जब आपको यहाँ तक आता लगे तभी आप मुंह हटा के उंगली लगा लो। लेकिन कई लोग जोश जोश में पूरा खींच जाते हैं, है ना? तो मान लें आपने भी वही किया था, फिर आपने यहाँ पे उंगली लगाई, तो अब ये पूरा वैक्यूम हो गया, ठीक है ना? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इतने हिस्से में वैक्यूम है, तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, यहाँ नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है? यहाँ से कौन सा प्रेशर लग रहा है? यहाँ से कौन सा प्रेशर लग रहा है? आसपास क्या है? एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर। ठीक है ना? तो यहाँ हमने माना जीरो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी एटमॉस्फेरिक, ठीक है जी, इनटू जो भी एरिया है, यहाँ का एरिया मान लेते हैं ये बराबर जो mg होगा फ्लूइड का, उसको बैलेंस करेगा कि नहीं? सही है ना? यस सर। तो ऐसे काम करता है ये। चलो जी, और देखते हैं। तो एक बार पास्कल्स लॉ की बात कर ही लेते हैं, ताकि और बातें जो है वो धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। पास्कल्स लॉ, पहले तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये लिख लो, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट लिखो पास्कल्स लॉ का, लिखना एनी एक्सेस प्रेशर applied to an incompressible fluid, any excess pressure applied to an incompressible fluid, incompressible fluid होता है जिसकी डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते, है ना? any excess pressure applied to an incompressible fluid kept at rest, ये बहुत जरूरी है, स्टैटिक होना चाहिए, kept at rest gets transferred
as it is gets transferred as it is, साइंटिफिक वर्ड अनमिटिगेटेड है जिसको हम as it is लिख दे रहे हैं सिंपल होने के लिए, that gets transferred as it is to each and every point, throughout the volume of the fluid, to each and every point throughout the volume of the fluid. ठीक है जी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर में फ्लूइड भर लेते हैं। ये हमने कंटेनर में भर लिया फ्लूइड, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक पिस्टन अरेंजमेंट मान लेते हैं। पिस्टन समझते हो ना, ऐसे एक पिस्टन बना लेते हैं जिसको हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लूइड रेस्ट पे है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। हर जगह एक यूनिक प्रेशर है, जैसे यहाँ पे प्रेशर कुछ होगा P1, यहाँ होगा P2, यहाँ होगा P3। समझ सकते हो कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये बात समझ सकते हो ना? बोलो भाई। ठीक है, अब मान लो आपने यहां से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया डेल्टा P, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने पिस्टन को प्रेस करने की कोशिश की, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया डेल्टा P, तो हर पॉइंट का प्रेशर, जैसे मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है। देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 बाउंड्री पे अलाई कर रहे हैं, है ना, इनका क्या रोल होता है वो भी हम देखेंगे, और 3 और 4 अंदर है। तो 1 पे अब प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको लिख देते हैं P1 डैश विल बी P1 जो पहले से था प्लस डेल्टा P। 2 पे कितना प्रेशर हो जाएगा, P2 डैश P2 जो पहले से था प्लस डेल्टा P। गेट द पॉइंट? या कहीं भी प्रेशर आपसे पूछा जाए तो वो जितना पहले था में कितना ऐड हो जाएगा, डेल्टा P ऐड हो जाएगा। यानी जो भी प्रेशर आपने एक्स्ट्रा लगाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ लगाया और कितना लगाया, जहां भी लगाया और जितना भी लगाया, हर पॉइंट को उतना एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा जो आपने लगाया है। बात समझ रहे हो? ये होने के लिए फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड अगर कंप्रेस हो गया तो ये जो प्रेशर का ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा नहीं होगा, फिर सब जगह डेल्टा P से नहीं बढ़ेगा, कहीं ज्यादा बढ़ेगा कहीं कम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पास्कल्स लॉ वैलिड है। एक बार समझ लो, कोई मन में विचार आ रहे हो तो डिस्कस कर लेते हैं। सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे? यार देखो, वैसे तो बेटा दुनिया में सारे फ्लूइड जो होते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में कंप्रेसिबल होते हैं, है ना, लेकिन बहुत हद तक आप वाटर मान लो, है ना। हालांकि वाटर पूरी तरह से इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, बट एक अच्छा एग्जांपल है वाटर, है ना। अदरवाइज प्रेशर लगाने पर डेंसिटी चेंज होती ही है, ठीक है जी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना। इसीलिए रियल फ्लूइड और जो हमारे थियोरेटिकल फ्लूइड है ना, हम बहुत सारे बाद में बात करते हैं तो हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फिर एक होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो उनका डिस्कशन अलग हो जाता है। और कोई डाउट हो? ठीक है, ये बात जरूर समझना कि जब एक फ्लूइड किसी कंटेनर में होता है ना, मान लो तो जो उसकी बाउंड्री वाली, यहाँ जो कंटेनर की दीवार के साथ वाले पॉइंट होते हैं ना, वो दीवार पे प्रेशर लगाते हैं तो दीवार वापस उन पे प्रेशर लगाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया है वो वॉल्स पर भी बड़ा होगा। ये बात समझ सकते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो ये बहुत कच्ची दीवारों का कंटेनर होता और हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं तो चांसेस हैं कि कंटेनर की दीवारें टूट जाएंगी। यस हो सकता है,
है ना। उसका रीजन भी यही है कि जो प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है वो बाउंड्री वाले पार्टिकल्स को भी हो रहा है, और बाउंड्री वाले पार्टिकल किन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ, है ना। तो जो प्रेशर आप लगाओगे वो वॉल्स पर भी ट्रांसफर हो रहा है, ये बात समझ लें, ठीक है। अब इस पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है वो समझते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, ये हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं इसको। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक कैसे काम करता है इसको समझते हैं कि एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है हमारे पास, जिसमें इस तरह से एक कंटेनर है और उसमें एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है। एक बात नोटिस करना, देखो आप कि इस कंटेनर, सॉरी, ये लेवल दोनों जगह बराबर होगा हमारा, क्यों होगा वो भी पास्कल्स लॉ ही है। एनीवे, तो यहाँ कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसको A1 कह देते हैं, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे A2 कह देते हैं। कौन ज्यादा है? A2 ज्यादा है, ये बात ठीक है ना। अब लेट से आपको एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म बना दो आप, और यहाँ पे वो हैवी ऑब्जेक्ट रख दो आप जिसको उठाना है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं जिसको हाथ से या पैर से पंप किया जा सकता है, पुश किया जा सकता है। अब एक बार सोचना, अगर आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया F1, तो जो प्रेशर आपने जनरेट किया वो F1/A1 किया, मानते हो इस बात को? यस सर। ये प्रेशर ट्रांसमिट होते 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 यहाँ पहुंचेगा इस तरीके से। भाई आपने फ्लूइड को लगाया, फ्लूइड दीवारों को लगाता है, ये बात सही है ना। यस सर। तो यहाँ एक फोर्स जनरेट होगी F2, तो हम यहाँ लिख देते हैं F2/A2, इतना ही प्रेशर होगा ये। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ एक्सेस प्रेशर जो आपने लगाया है वो सब जगह सेम होना चाहिए, तो F1/A1 शुड बी इक्वल टू F2/A2 ना। तो यहां से हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई F1 टाइम्स A2/A1। अब A2 क्योंकि A1 से ज्यादा है, तो F2 इज मच लार्जर देन F1, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंस A2 इज मच लार्जर देन A1। सोच लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोच लो, मान लो A2/A1 का रेशियो 100 का है। A2/A1 का रेशियो 100 का है, इसका मतलब ये हुआ आप वहां से जो पंप करोगे वहां फोर्स लगाओगे 1 kg उठाने के लायक, 1 kg फोर्स लगाओगे, तो जो दूसरी साइड है वहां फोर्स कितना जनरेट होगा? 100 kg फोर्स जनरेट होगा। यानी 1 kg उठाने लायक फोर्स लगा के आप कितना kg उठा पाओगे ऑन दी अदर साइड? 100 kg उठा पाओगे। समझ सकते हो इस बात को ना? क्या कहते हो? नहीं सर, 1 kg मतलब समझे। ऐसे सोचो ना बेटा, आपने अपने पैर से धक्का लगाया, फोर्स लगाओगे ना, हाँ। तो 10 न्यूटन की लगा दो, 1 kg के बराबर हुई नहीं हुई वो। हम्म। उधर जो फोर्स जनरेट होगी वो 100 न्यूटन, वो सॉरी 1000 न्यूटन जनरेट होगी कि नहीं होगी? नहीं सर, तो लेकिन कौन सी हम्म। साइड हो? नहीं, आप तो अच्छा। यार पैर से फोर्स इधर लगाओगे ना, हाँ हाँ। ये 10 न्यूटन लगाओ, तो यहाँ जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कितनी फोर्स जनरेट होगी? 1000। 1000। तो यहाँ कितना वजन रख सकते हो आप? 100 किलो का वजन रख सकते हो ना। ये है फायदा इसका। कभी गाड़ी का टायर बदला है? हाँ। उसमें आपने देखा एक जो, जैसे मान लो ये व्हील है ना, व्हील के आगे यहाँ पे वो सस्पेंशन वाले बार्स होते हैं, इसके नीचे हम जैक रखते हैं, इस तरह का जैक होता है जिसमें ऐसे हाँ। होल बने होते हैं, यहाँ पे एक रॉड लगी होती है,
है ना। इसको आप पैर से पुश कर सकते हो, अगर पैर वाला डिजाइन है तो पैर से कर सकते हो, हाथ वाला है तो ऐसे घुमा सकते हो। हाँ ये सर। मान लो पैर वाला, यहाँ से जब पुश करते हैं पैर से तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है ना। हम्म। अब एक बात सोचो, जो ऊपर उठ रहा है वो तो गाड़ी है, वो तो बहुत भारी है, और जो आप पैर से फोर्स लगा रहे हो तो बहुत कम है ना। हाँ। तो जो अंदर जादू चल रहा है वो क्या है? अच्छा। हाँ, वो पास्कल्स लॉ है। समझ गए बात? यस। ऐसे होता है। वरना अगर हमें अपनी ताकत से गाड़ी उठानी पड़ती तो सुपरमैन वाली कहानी हो जाती ना। फिर सुपरमैन जब मिला था मिस्टर एंड मिसेस केंट को तो यही तो हुआ था। चलो खैर, वो कहानी फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पावर ब्रेक, ये कभी सुने हैं आपने? कभी कभी गाड़ियों में लिखा भी होता है पावर ब्रेक। हाँ सर, साइकिल में भी। साइकिल में पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक्स होते हैं साइकिल में, है ना, बट हाइड्रोलिक नहीं होते वो। हाँ सर, बहुत महंगी हाइड्रोलिक। साइकिल में हो भी सकते हैं, है ना, बट मैं इनको हाइड्रोलिक ब्रेक लिख देता हूँ तो ज़्यादा साइंटिफिक लगेगा। हाइड्रोलिक पावर तो है या नहीं है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में हम, तो जो पेडल होता है वो तो इतना सही होता है ना यार, यानी जो गाड़ी चला रहा है उसका पैर इस पे है, वो ये पेडल पुश करेगा। अब ये पेडल जो होता है आगे जाके एक पूरा एक पाइप होता है जिससे गुजर रहा होता है। इस पाइप में भरा होता है ब्रेक फ्लूइड। क्या भरा होता है? ब्रेक फ्लूइड। और ये ब्रेक फ्लूइड आगे जाके एक डिस्क के साथ जुड़ा होता है। ये डिस्क ज्यादा एरिया की, बहुत बड़ी एरिया की है, इस पेडल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा एरिया है। तो जब आप यहां से पेडल पुश करोगे तो आपने क्या लगाया है? छोटा फोर्स। और ये डिस्क जाके व्हील के ऊपर क्या लगाएगी? बोलो भाई। ज्यादा फोर्स। ज्यादा फोर्स, बड़ा फोर्स, है ना। तो अब आपका काम आसान हो गया कि आपको बहुत थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर देना है, और वो एक बहुत बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपके व्हील को रोक सकता है। अच्छा, इसमें पावर का काम क्या होता है? जो मॉडर्न गाड़ियां होती हैं उनमें ये पावर असिस्टेड होता है, यानी जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो यहाँ एक मोटर लगी होती है, इस पॉइंट पे एक मोटर लगी है, ये मोटर फंक्शन करना शुरू हो जाएगी। आप बहुत थोड़ा फोर्स लगाओगे, इमेजिन करो आप लगाओगे एफ, उसको ये मोटर कन्वर्ट कर देगी 10 टाइम्स एफ में, और ये 10 टाइम्स एफ यहाँ जाके 1000 टाइम्स एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको बहुत कम फोर्स लगाना है, हल्का सा ब्रेक लगते ही गाड़ियां रुक जाती हैं, ये बात समझते हो ना। यस सर। क्योंकि बाकी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे लगी हुई मोटर कर रही है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, फिर आपने कभी देखा हो पुरानी फिल्मों में तो बहुत करते थे विलेन लोग, अगर हीरो को मारने की साजिश करनी हो तो एक आदमी गाड़ी के नीचे घुस जाता था, और जब हीरो गाड़ी लेके निकलता था फिर वो गाड़ी के नीचे से बाहर आता था और बहुत सारा ऑयल गिरा हुआ दिखता था, और वो है कर रहा होता था। इसका मतलब वो क्या करके आया नीचे गाड़ी में? वो ब्रेक फ्लूइड का ब्रेक पाइप। फ्लूइड, हाँ, उसने ये लाइन काट दी, जो ब्रेक लाइन है ना, ये काट दी उसने, तो ब्रेक फ्लूइड बह गया। अब ब्रेक फ्लूइड बह गया तो अब हीरो हमारा जब ढलान पे जा रहा होगा, अब देखो होता भी ऐसा ना कि वो हीरो जाता ढलान पे ही है, फिर उसके बाद, है ना, वो स्लोप पे नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, वो ढलान पे ही जाएगा। फिर वो जब ढलान पे जाता था और वहां तक वो 100 की स्पीड भी पकड़ लेता था, फिर वो जैसे ही ब्रेक लगाता था तो पता चलता था क्या हो रहा है, ब्रेक। कुछ नहीं हो रहा, वो ब्रेक फेल हो गया ना। वो जब वो यहाँ से पेडल प्रेस करेगा तो फ्री हो जाएगा पेडल, ऐसा लगेगा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। पहले रेजिस्टेंस था किसका? ब्रेक फ्लूइड का। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो फ्री दब रहा होगा एकदम ऐसे। ठीक है, फिर क्योंकि वो हीरो है तो वो अपनी हीरोगिरी दिखाएगा वहाँ पे, है ना। या अगर उसको अगले जन्म में वापस आना होगा तो अभी मर जाएगा वो, है ना। वो डिपेंड करता है कि कहानी कितनी बकवास हो सकती है। एनीवे, तो पावर ब्रेक समझ गए। अच्छा, पावर स्टीयरिंग भी देखा होगा आपने, लिखा होता है पावर स्टीयरिंग, होता नहीं पावर स्टीयरिंग।
कभी किसी ने बिना पावर स्टीयरिंग वाली किसी गाड़ी को चलाने की कोशिश करके देखी हो? पुरानी, बहुत पुरानी कार हो कोई जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आते थे? सर कौन सी गाड़ी में नहीं आते? कौन सी गाड़ी में नहीं आते थे? किसी के पास बहुत पुरानी फिएट हो, एम्बेसडर तो बहुत लंबे टाइम से दे रही है तो नहीं मिल पाएगा। किसी के पास बहुत पुरानी फिएट प्रीमियर पद्मिनी इस तरह गाड़ी किसी के घर में खड़ी हो, है ना, या कोई पुराना ट्रक मिल जाए, आजकल ट्रक में भी होता है ना, लेकिन ज़्यादातर ट्रक में नहीं होता है ना, तो ट्राई कर सकते हो। अब होता क्या है कि जो मॉडर्न स्टीयरिंग्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये स्टीयरिंग व्हील है, अब इसमें आप हल्का सा भी टॉर्क लगाते हो, हल्का टॉर्क ही लगाते हैं ना हम तो चलाते हुए, मतलब आप एक उंगली से भी इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो उधर जो आपके व्हील हैं गाड़ी के वो टर्न होना शुरू हो जाएंगे। ये व्हील है हमारा और ये ऐसे टर्न होना शुरू हो जाएगा। एक उंगली से भी आप ये काम कर सकते हो, नॉट दैट ये एडवाइजेबल है, दोनों हाथ रख के चलाना चाहिए स्टीयरिंग पे, बट अगर आप एक उंगली से भी चलाना चाहो तो इसे चला सकते हो बड़ा आराम से, है ना। दूसरे से आप मैसेज चेक कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम देख सकते हो, है ना, जो भी लोग गाड़ी चलाते हुए करते हैं फोन के साथ वो कर सकते हैं ना। तो ये काम कैसे हो रहा है? ये काम भी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया छोटा सा, आगे क्या लगी हुई है? मोटर। मोटर लगी हुई है, और जैसे ही आप टॉर्क जनरेट करते हो वो मोटर क्या करती है, कॉइल को ट्विस्ट करना शुरू करती है और एक बहुत बड़ा टॉर्क जाके किस पे लगता है? व्हील। व्हील के ऊपर, और वो व्हील क्या होना शुरू हो जाता है, टर्न होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो आपका काम जो है वो आसान कर दिया किसने? इस हाइड्रोलिक प्रिंसिपल ने। आप फोर्स लगाओगे x, मोटर उसको कर देगी 10 टाइम्स x, और फाइनली जो हाइड्रोलिक लाइन है वो उसको बना देगी 1000 टाइम्स x। तो आपका काम बहुत ही इजी हो गया, आप बिल्कुल इशारे से भी गाड़ी को चला सकते हो, एफर्टलेस हो जाएगी ड्राइविंग जो है आपकी। वरना क्या होता था पहले, जैसे मान लो कभी आप किसी पहाड़ी जगह में जा रहे हो और वहां पे आपको गाड़ी मोड़नी पड़े ना, जैसे मान लो एक यू टर्न, इस तरह का वो हेयर पिन बेंड होते हैं ना जो पहाड़ों में होते हैं सड़क पे, इस तरह से आपको गाड़ी घुमानी है ऐसे, तो वो ट्रक वालों को देखना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको वो पूरा स्टीयरिंग जो है वो ऐसे घुमाना पड़ता है, एक हाथ यहाँ लगाया एक हाथ यहाँ लगाया, और बहुत ताकत लगा के घुमा रहे होते हैं उसको, तब जाके गाड़ी ऐसे घूम पाती है। लेकिन जो हमारी कोई भी मॉडर्न कार है ना, उसको आप चाहो तो इस तरह के बेंड पे भी एक हाथ से घुमा सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, एडवाइजेबल नहीं एक हाथ से घुमाना, घुमाया जा सकता है। बात समझ में भाई? तो ये सर सारा इसमें काम, फ्लूइड कौन सा होगा? क्या कह रहे हो बेटा? सर इसमें फ्लूइड कौन सा फ्लूइड वाला कौन होता सा? तो है? ब्रेक फ्लूइड के नाम से ही आता है बेटा, वो उसका जो मतलब वो कहेंगे नाम है ना, मतलब जो कमर्शियल नाम है वो ब्रेक फ्लूइड के नाम से ही आते हैं। कंपनी अलग अलग हो सकती है ना। सर वो इसका बनता नुकसान कैसे? क्या वो क्या होगा? सिंथेटिक होता है, मतलब वो मटेरियल जो होता है वो जैसे जो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो पेट्रोल रिफाइन किया जा रहा होता है तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है वो, है ना। तो इट्स अ सिंथेटिक ऑयल, है ना। ब्रेक फ्लूइड जो होता है सिंथेटिक ऑयल होता है। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि ब्रेक फ्लूइड खत्म हो गया तो सरसों का तेल भर दिया, है ना। तो ब्रेक फ्लूइड डालना पड़ेगा उसमें। सर पावर स्टीयरिंग में फ्लूइड कैसे वर्क करेगा? पावर स्टीयरिंग में फ्लूइड ऐसे वर्क करता है बेटा, जो काम ब्रेक में आप स्ट्रेट फोर्स लगा के कर रहे हो ना, सीधा फोर्स लगा के, वो काम यहाँ पे टॉर्क लगा के होता है। जैसे आपने क्या किया, ट्विस्ट पैदा किया, यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है ना, जिसको टॉर्शनल स्प्रिंग कहते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग, है ना। तो ये टॉर्शनल स्प्रिंग्स जो, और एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, आप यहाँ ट्विस्ट पैदा करते हो, ये टॉर्शनल स्प्रिंग को एक मोटर ट्विस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे क्या, एक छोटी डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, इसके आगे ब्रेक लाइन है, ओ सॉरी फ्लूइड लाइन है, ये फ्लूइड जाके एक दूसरी टॉर्शनल स्प्रिंग जो डिस्क के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ डिस्क कैसी होगी, यहाँ डिस्क कैसी होगी, बहुत बड़ी, उसके साथ अटैच्ड है। तो ये बड़ा फोर्स लगेगा, बड़ा फोर्स विल प्रोड्यूस बड़ा टॉर्क, और यहाँ एक बहुत बड़ा टॉर्क जो है इस वाली स्प्रिंग में जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग्स अगर फेल हो जाए तो आपकी गाड़ी मुड़ नहीं सकती फिर, है ना।
तो ये तो बात हुई हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और बहुत सारी जगह है जहाँ इनको यूज कर सकते हैं। चलो एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे समझने देखो। तीन तरह के कंटेनर बनाते हैं ना, एक ये, एक ये, और एक ये। इन तीनों कंटेनर में एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, वो बताओ क्या है। पहले इनको एक कॉमन बेस पे रख देते हैं। हाँ, इन तीनों कंटेनर्स में एक चीज कॉमन दिखाई देगी आपको, वो क्या है? सर हाइट उसकी, हाइट ऑफ द लिक्विड सेम है, ये बात ठीक है ना। हाइट ऑफ द लिक्विड जो है वो सेम है। मान लेते हैं सेम लिक्विड ही भरा है हमने, पानी है तो सब में पानी है, और एक ही हाइट तक भरा है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो लिखना है ना। पहले ये ड्रॉ कर लो और फिर लिख लेते हैं। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, यस अब सर। ये लिखना द प्रेशर at the bottom of all the containers must be the same. The pressure at the bottom of all the containers must be the same. चाहो तो एक रेफरेंस के लिए चौथा कंटेनर भी बना सकते हो आप, जो बिल्कुल ऐसा हो। हालांकि इसमें और उसमें डिजाइन वाइज कोई फर्क नहीं है, उसकी भी दीवारें सीधी हैं, इसकी भी दीवारें सीधी हैं। तो द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ऑल द कंटेनर्स मस्ट बी द सेम। तो पास्कल्स लॉ ये कह रहा है कि एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर जो प्रेशर है वो लिक्विड के वेट से मतलब नहीं है उसको। तो ऑब्वियसली लिक्विड का वेट सबसे ज्यादा किस में है? फोर्थ वाले में ना, लेकिन और सबसे कम पहले वाले में है। ये बात सही है? यस सर। पास्कल ये कह रहे हैं कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइट का फंक्शन है, वो किसका फंक्शन नहीं है? वेट का फंक्शन ही नहीं है। वो पानी कम है पानी ज्यादा है ऐसा मतलब नहीं है, पानी कितना ऊंचे तक गया हुआ है उससे मतलब है। यानी अगर मान लो हम एक ऐसा कंटेनर बना दें, है ना, जिसमें ऐसे करके और ऐसे करके पानी भरा जाता है, ऐसे करके, है ना, और इसको बहुत लंबा बना दें ऐसे और पानी से भर दें, तो जो यहाँ बॉटम में जो प्रेशर जनरेट करेगा ये, वो सीधे सीधे इस हाइट का फंक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है ना। तो इस बात को समझना कि पास्कल का कहना ये है कि जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइट का फंक्शन है, वो वेट का फंक्शन ही नहीं है। हालांकि अभी इस चीज को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है ना। यानी दिखने में वेट ज्यादा लग रहा है लेकिन प्रेशर तब भी सब में क्या है? सेम है ना। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक बात तो हम ये समझ गए जो पास्कल ने हमें समझाई। दूसरी बात पास्कल ने कहा आप ऐसे दो कंटेनर को आपस में जोड़ दो, ऐसे। उसके बाद एक वर्टिकल लिम जो है, वर्टिकल आर्म जो है, उसमें पानी भरना शुरू कर दो। तो ये पानी
एक बार आपने तो भर दिया, ठीक है ना, उसके बाद छोड़ दो, ये जाके जब सेटल होगा फाइनली, जब लेवल आएगा इसका पानी का, फाइनल लेवल जो आएगा वो दोनों में क्या पाया जाएगा, सेम। सेम पाया जाएगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो यहाँ पानी का लेवल ज्यादा है तो वो एक्सेस प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, यस सर। और वो एक्सेस प्रेशर इस वाली सरफेस को ऊपर उठाएगा कि नहीं उठाएगा, यस उठाएगा। तो अगर आपने शुरू में यहाँ पानी ज्यादा भी भर दिया होता तो ये नीचे जाता रहेगा, वो ऊपर आता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ये बात ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि ये जो ऊपर है यहाँ भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ये भी एटमॉस्फेयर यहाँ भी खुला होना चाहिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों साइड का एरिया कितना है। इन इक्विलिब्रियम दोनों साइड, ये जो H1 होगा और ये H2 होगा, वो क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे। नोट कर लो इसको। समझ गए। यस। एक और बात समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इस तरह का अरेंजमेंट है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, यूट्यूब। ओरिजिनल यूट्यूब है ये, 2006 से पहले भी यही यूट्यूब थी, है ना, लेकिन उसके बाद दुनिया बदल गई। तो यूट्यूब में अगर हम लिक्विड भरना शुरू करें तो लेट से एक ऐसी सिचुएशन हम प्रोड्यूस कर देते हैं, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे एक अजीब सी बात देखना, यहाँ दो लिक्विड है, एक लिक्विड रेड है, एक लिक्विड ब्लू है। क्या यहाँ दोनों फ्री सरफेसेस के लेवल बराबर हैं? नहीं। नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि दोनों तरफ लिक्विड भी क्या नहीं है, सेम। सेम नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करें, तो ये करेंगे, बात समझना। इसके लिए पास्कल ने क्या कहा, आप एक कंटिन्यूअस फ्लूइड ले लो। देखो जैसे ये कंटिन्यूअस फ्लूइड है ना, दोनों तरफ ब्लू है, यस। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, सही है। इस लाइन पे लिक्विड के अंदर लाई करने वाला जो भी पॉइंट होगा, जैसे मान लो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, तो प्रेशर एट 1 मस्ट बी इक्वल टू क्या, प्रेशर एट 2। प्रेशर एट 2। ठीक है, मैं एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ। प्रेशर एट 3 मस्ट बी इक्वल टू क्या, 4। अच्छा ये लाइन आखिरी बार कहाँ खींच सकता हूँ मैं, सर वो दूसरे वाले लिक्विड के जस्ट नीचे। ये समझ गया ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 और 6। ठीक है जी। तो प्रेशर एट 5 मस्ट बी इक्वल टू क्या, 6। 6। ये ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो ये है H1 और ये है H2, ध्यान देना इस बात पे। 5 नंबर प्रेशर जो है, 5 पे प्रेशर कौन कौन लगा रहा है, यहाँ कौन है, एटमॉस्फेयर। तो इसी की बात कर रहा हूँ। देखो अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, P एटमॉस्फेरिक प्लस H1 डेंसिटी ऑफ रेड इनटू G। सही है ये प्रेशर। प्रेशर हमेशा क्यूमुलेटिव लिखना है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक, है ना।
इक्वल टू प्रेशर एट 6 लिखते हैं। यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है, ऊपर कौन है, ये एटमॉस्फेयर Atmospheric. मैक्सिमम लोग कहते हैं जब दोनों तरफ काटना ही है तो क्यों लिखें, शुरू में लिखो बाद में भले ही मत लिखना, अभी आदत बना लो बस, है ना। प्लस और कौन लगा रहा है प्रेशर, H1 H2 बेटा, H2 हाँ सॉरी H2 H2 रो ऑफ ब्लू इनटू G हो जाएगा ऐसे, Yes, sir. कर सकते हैं ना। यस क्वेश्चन दूं तो सॉल्व कर लोगे, यस हाँ सर. ठीक है। मैंने एक स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम की चीज बताई थी, याद है किसी को क्या? यस सर। चलो देख लेते हैं। तो कहानी ये है कि एक YouTube में पानी था। क्या था? पानी। इस पे हमने 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल पोर किया इनटू द लेफ्ट आर्म। इस साइड हमने लिक्विड मतलब यानी ऑयल पोर किया। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है रो स्पेसिफिक लिख देता हूं मैं, है ना, रो स्पेसिफिक ऑफ ऑयल, रो ये ऑयल नहीं है ना, रो स्पेसिफिक ऑयल है, इज 0.8। कितना है? 0.8। ठीक है जी, पानी से हल्का है। तो आपको बताना है इन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लिख कर लो पूरा। इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल? इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द टू आर्म्स? लेफ्ट साइड पे वाटर का लेवल और राइट साइड पे वाटर के लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना होगा? अच्छा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए आप तो ये मान के चलो आपने जो भी ड्रॉ किया है इक्विलिब्रियम में ही ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में इधर पानी नीचे इधर पानी ऊपर होगा, मानते हो इस बात को? तो ये सब क्या है? पानी है। इसके बाद कितना ऑयल है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का ऑयल है ना। इसको ऑयल लिख देना, ये जो हमने ब्लैक बनाया ये ऑयल हो गया। अच्छा, पास्कल्स लॉ किस लेवल पे लगाओगे? लाइन कहाँ खींचोगे? ऑयल से जस्ट नीचे जस्ट नीचे, ये वाली ना, ये लाइन खींच दी आपने। इसको 1 लिख दो, इसे 2 लिख दो। प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2 लिखोगे। ये हाइट आपको पता है, इसको x कहते हैं, x हमारा आंसर याद रखना है ना। लिक्विड वाटर लेवल यहाँ और वाटर लेवल यहाँ का डिफरेंस पूछा है ना उसने। Yes, sir. तो प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2 करके अब मुझे बता दो आंसर कितना आ रहा है। एट सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। किसी को डाउट है 8 सेंटीमीटर में तो पूछ भी लो अभी। यस सर 8 ठीक है जी, सबका आंसर है। किसी को डाउट हो तो पूछ लें। No, sir. ठीक है सर. अच्छा, ये बता दो, जैसे मान लो कि दोनों साइड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना, तो 8 सेंटीमीटर तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने पानी नहीं सॉरी ऑयल नहीं पोर किया था तब पानी का कुछ लेवल रहा होगा जो इस वाले फिगर में दिख रहा है आपको लेफ्ट वाले में।
यस अब ये नीचे गया है पानी, ये ऊपर आया है, सही है ना? हाँ कितना ये नीचे गया है, कितना वो ऊपर आया है? 4 सेंटीमीटर नीचे गया। 4 ये नीचे गया, 4 वो ऊपर आया, तो आंसर 8 हो गया, सही है ना? अब यहाँ पे कभी कभी क्या आपके साथ एक बदमाशी की जा सकती है कि इस तरह से YouTube बना दी गई, ये एरिया A और ये है 4A। अच्छा, सॉल्व करते हुए आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि दोनों एरिया डिफरेंट है। इसका भी आंसर क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 8 ही आएगा, ये बात ठीक है ना? इसका विश्वास रखें। लेकिन जब ये पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम से, जब इक्विलिब्रियम में पानी रहा होगा तो यहाँ से कितना नीचे गया और वहां से कितना ऊपर आया, तो आंसर बदल जाएगा। बस वो बता दो कैसे अब चेंज होके आएगा आंसर। फाइनल आंसर 8 सेंटीमीटर है, लेकिन लेफ्ट से कितना नीचे गया और राइट से कितना ऊपर आया, ये कैसे चेंज हो गया, ये समझाएगा कोई मुझे? सर हाइट की वजह से। बेटा हाइट नहीं, एरिया की वजह से। हाइट वैसे तो तो सेम है। height तो हम्म एरिया समझो, Area. देखो ये समझो, अगर मान लो यहाँ से एक V वॉल्यूम पानी नीचे जाता है तो यहाँ से भी एक V वॉल्यूम पानी ही ऊपर आना चाहिए ना, वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम है वो है A1H1 और वहां जो वॉल्यूम है वो है A2H2। मानते हो इस बात को? यस हाँ सर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ हाइट, क्योंकि एरिया कम है, ज्यादा नीचे जाएगा, और वहाँ क्योंकि एरिया ज्यादा है कम ऊपर चढ़ेगा। बात मानते कम हो? ऊपर। यस सर। हाँ क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ H1 विल बी 4 टाइम्स ऑफ H2? यस सर। सही है ना? अच्छा, हाँ, सर। जो डिफरेंस आया मेरे पास, यहाँ से H1 नीचे गया, वहां से H2 ऊपर आया, तो H1 प्लस H2 मिलके 8 है। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो H1 की जगह 4H2 लिख दूं तो 5H2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यस सर। तो H2 की वैल्यू जो आएगी वो 1.6 आ जाएगी। यस सर। 1.6 सही कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. वो हाँ, तो सही तो है। यस सर। तो H2 अगर 1.6 है तो H1 कितना हो गया? इसका 4 टाइम्स हो गया, 6.4 हो जाएगा। बोलो भाई, यस सर। सही है ना? 4 टाइम्स। यस सर। यस सर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर, ऐसे ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में किस बात की चिंता शुरू में नहीं करनी है? कौन तो कौन area सी साइड की- पे कि कितना दोनों ऊपर साइड के गया? एरिया अलग है कि नहीं है, आपको नहीं यहाँ से है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम में x के लिए सॉल्व कर रहे हो, सही बात है ना? यस सर। आपने इक्विलिब्रियम Yes, में sir. x सॉल्व कर दिया, उसके बाद वो x H1 और H2 का सम है। H1 H2 का रिश्ता क्या कहलाता है, वो किससे पता लगेगा? एरिया ऑफ प्रोसेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पता लगेगा। कर लोगे काम? यस सर। पक्का? यस सर। सर यस सर। हाँ हाँ। सर A1 H1 into A2 H2 आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ना? नहीं, ये कोई आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। अगर मान लो इधर से पानी 1 ग्राम नीचे गया तो उधर 1 ग्राम ही तो ऊपर उठेगा ना। यस सर। हाँ, तो हमने उसको लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी दोनों साइड सेम है पानी की, पानी की डेंसिटी दोनों साइड सेम है ना। यस सर। तो फिर वॉल्यूम 1 का इक्वल टू वॉल्यूम 2 का हो जाएगा ना, यस सर। और वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं हम, है ना? ओके सर। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक तो पहुंचे ही नहीं हम। ठीक है जी, यस सर। पक्की बात? हाँ। चलो, है ना? तो ये हम समझ गए। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की जो मैं बात कर रहा था उस पर थोड़ा विचार करना, है ना? फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि मैं सोचने के लिए आपको कुछ रास्ता दे रहा हूँ, इस पर आगे कितना बढ़ो वो देख लेना। अगर आपके कंटेनर की दीवारें वर्टिकल हैं, कैसा कंटेनर है जिसकी दीवारें कैसी हैं? वर्टिकल। वर्टिकल है, तो जो प्रेशर एट द बॉटम है ना, प्रेशर एट द बॉटम
मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द बॉटम, ये जो एरिया ऑफ द बॉटम है ये मिलके वेट ऑफ द फ्लूइड को बैलेंस करेगा, लेकिन इस तरह के कंटेनर में। बोलो भाई, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. ये मान गए या प्रूव करूं? सर एक बार अप्रूव कर। एक बार प्रूव कर देता हूँ ना, ठीक है, ताकि देखो ये फ्लूइड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये फ्लूइड मैंने कंटेनर से बाहर निकाल लिया है और ये जादू से टिका हुआ है हवा में, ठीक है जी। दीवारें नहीं है चारों तरफ। ये यहाँ पे जो प्रेशर है वो है कितना है, P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो जी। मानते हो इस बात को? यस सर। और ये कंटेनर का जो बॉटम है वो इसे ऊपर की तरफ लगा रहा है, क्योंकि इसने बॉटम को नीचे लगाया होगा तो बॉटम ने इसको ऊपर लगाया होगा। मानते हो ना? और ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो है P एटमॉस्फेरिक। ये तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ। अच्छा, दीवारों से जो प्रेशर आ रहा है वो साइडवेज है, तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। हाँ ना बोलो। बोलो भाई। यस। तो जो मेरे पास फोर्स जनरेट हुआ वो तो सिर्फ H रो जी इंटू ए ही जनरेट हुआ। इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। बोलो कुछ, हाँ बोलो ना बोलो, बगावत करो। नहीं, नहीं सर, नेट ठीक है। अपवर्ड फोर्स बाय द बॉटम इज H रो जी ए। मान गए इस बात को? हाँ। मान गए। अब ये बताओ H टाइम्स A क्या है? Volume, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है। इनटू रो कर दें तो क्या हो गया? mass, मास ऑफ द फ्लूइड हो गया। इनटू जी कर दें तो क्या हो गया? weight, वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ क्या लिखूं? अरे हेंस प्रूव्ड। सही है। हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कंटेनर की दीवारें सीधी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, उसमें फोर्स बाय द कंटेनर का बॉटम ऑन द फ्लूइड किसके बराबर होता है? weight of the fluid, वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मेरा कंटेनर इतने ही एरिया का होता लेकिन ऐसा होता, लेकिन हाइट उसमें पानी की अभी भी उतनी भरी होती जितनी पहले भरी हुई थी, या वेट चेंज हो जाएगा ना सर। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, या मेरा कंटेनर ऐसा होता, अभी भी उतना ही एरिया है, अभी भी उतना ही एरिया है, अभी भी उतनी हाइट तक पानी भरा हुआ जितना पहले भरा हुआ था, ठीक है। तो अब जो इन दोनों केसेस में, पहला केस तो हम समझ गए जो सबसे सिंपल था, इन दोनों केसेस में जो प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया एट द बॉटम आएगा वो वेट ऑफ द फ्लूइड से कैसे रिलेटेड होगा, ये रिलेशन फाइंड करके बता सकते हो मुझे अगली क्लास तक? okay, sir. पक्की बात? कोशिश करना एक बार, है ना? हाँ एटलीस्ट सर, कोशिश ये करेंगे। करना, कोशिश करना, और एटलीस्ट ये करना कि आप ये बात समझ जाओ कि यहाँ देखो प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया एट द बॉटम तीनों केसेस में सेम है कि नहीं है? चाहे ये लेकिन केस लो, तीनों में ए तो सेम है। नहीं होगा। मेरी बेटा मेरी बात समझो, ए तीनों में सेम है, मानते हो? हाँ सर, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं होगा ना। बेटा मेरी बात तो सुनो, तीनों में ए सेम है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। हाँ सर, मानते हैं। तीनों में प्रेशर एट द बॉटम सेम है क्योंकि हाइट सेम है, मानते हो? हाँ तो जो सर। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो तीनों में सेम है, मानते हो? हाँ सर। अब आओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले वाले में तो हमने कह दिया वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर है,
हम्म। अब दूसरे में ये उससे कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा वो सोचना है आपको। कम हो जाएगा सर। सोच लेना एक बार। और चौथे में सॉरी तीसरे में ये उससे ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा ये सोच लेना बस, है ना। सर अगर एक सेम है हाँ और देखो, एच भी सेम देखो ये है समझो, तो सबसे ज्यादा ज्यादा ही फ्लूइड कम। किस कंटेनर में भरा हुआ है? थर्ड में। थर्ड में। और सबसे कम फ्लूइड किस में भरा हुआ है? सेकंड। सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल तो सिर्फ इसी केस में होना था, बाकी तीनों में तो इनइक्वालिटी बनेगी, बाकी दोनों में तो। थर्ड वाले में कुछ से ज्यादा हाँ, होगा अब और ज्यादा सेकंड में कम क्या थोड़ा सा होगा कम। उसकी इक्वेशन बना के मुझे बता देना एक बार, है ना। यस सर। कर लोगे पक्का इतना काम? हम्म। अच्छा, फिर जब ये सोच लो तो फिर सोचना कि अच्छा अगर ये इनइक्वालिटी हमारी सही है तो जो हमारा फ्लूइड है अभी भी उसका वेट, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो किसी ना किसी ने तो बैलेंस कर रखा होगा ना। यस सर। ऐसा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें तो फ्लूइड के वेट को बॉटम पे लगने वाले फोर्स ने बैलेंस कर दिया, लेकिन बाकी दोनों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो बाकी दोनों में फ्लूइड के वेट की जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें और तीसरी पार्टी कौन है, ये सोच लोगे एक बार कि जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है या फोर्स कम हो रहा है वो किसकी वजह से कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है। कर लोगे काम? वॉल्यूम की वजह से बढ़ रहा है ना सर। नहीं, अब वो करके बताना फिर मुझे, है ना। अच्छा ओके। ठीक है ना, मैंने सोचने का काम दे दिया तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर अगली क्लास में ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा वैसे जो ट्यूसडे आपकी क्लास होती है वो इवनिंग क्या टाइम है नौ दूसरी क्लासेस का? सर 3:30 से 5। 3:30 से 5 है। अगर तो ये जो मेरा 3:30 to 8 है। 3:30 to 8 है आपका, आपकी तो फिटजी वाली क्लास होती है ना। हाँ सर। चलो देखते हैं कुछ, है ना। अगर लेट क्लास रखना चाहें तो रख सकते हैं 9:30 टाइम। हाँ सर मेरा तो हाँ सही है। सर। चलो एक बार देख लेंगे, है ना। ठीक है। सर हाँ 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 सर मैंने डाउट पूछा था ना कल एक। यार वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इनका डाउट बताता हूँ, बाकी लोग दफा हो जाए। चलो देखो यार ऐसा होता है कि आपने पूछा था कि पुली बना ली हमने ऐसे ना, और पुली के चारों तरफ ऐसे रोप निकल रही है, रोप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब देखो रोप जो है, रोप आप रोप का कोई भी हिस्सा सोचो, देखो ये रोप का हिस्सा है ऐसे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, क्योंकि रोप तो मासलेस मानते हैं ना हम तो। यस सर। रोप पे हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये बात समझ सकते हो। तो अब ये सोचो कि ये हमारी रोप है, रोप को आप खींच रहे हो नीचे, ठीक है जी। तो रोप को जो पुली से फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है ऊपर, इसको कह दो आप फ्रिक्शन। और यही फ्रिक्शन रोप पुली पे कैसे लगा रही है, नीचे, एक्शन रिएक्शन। सर पर पुली भी तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा। वही समझा रहा हूं, देखो पहले ये वाली बात समझ गए, ये फोर्स किसने लगाया, आपने। मैं इसको कैपिटल F लिख दूं चलेगा, ओके सर। टेंशन लिख दूं चलेगा, इसको टेंशन T लिख दूं चलेगा। यस सर। तो T बराबर F बराबर ये वाला F, तो F बराबर T हुआ कि नहीं, ये बात समझ गए कि नहीं। ये T इसके बराबर है, ये F इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं पुली के दोनों साइड, इस साइड आ जाते हैं। देखो पुली को घूमना है ऐसे, ऐसे घूमना है ना यस सर। भाई। अगर ये वाला वेट ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा, तो पुली को ऐसे घूमना है। तो पुली को एक टेंशन लग रही है यहाँ पे T1 और एक टेंशन यहाँ पे लग रही है T2, ठीक है जी। अगर हम कह दें T1 T2 बराबर होते तो इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो अब क्या है कि ये वाला जो टेंशन है वो ज्यादा टॉर्क लगा रहा है और ये वाला टेंशन कम टॉर्क लगा रहा है। या यूं कह लो, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो, फ्रिक्शन तो टेंशन के बराबर है ना हमेशा, कम है। कम है। और जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है वो
ज्यादा है, ठीक है ना। इसको आप ग्रिप की तरह कह सकते हो। रोप की ग्रिप इस साइड पुली पे ज्यादा स्ट्रांग है और उस साइड कम स्ट्रांग है। सर क्यों, मतलब ज्यादा स्ट्रांग ऐसे है ना, जिधर उसका इंटरेक्शन विद द पुली ज्यादा होगा, उसको जिस तरफ घूमना है उस तरफ वो ज्यादा जोर से रगड़ खा रही है ना उसके ऊपर, और जिसे उसे छोड़ना है, यहाँ से तो छोड़ के जा रही है, देखो छोड़ के इधर जा रही है, तो जिधर जाके कांटेक्ट बना रही है वहां ज्यादा स्ट्रांग ग्रिप है, जिसको छोड़ रही है उससे कम स्ट्रांग ग्रिप है। उल्टा घूमता तो ये रिवर्स हो जाता कि नहीं हो जाता? यस सर। पक्की बात। सोच लो। सर इधर लेफ्ट साइड से छोड़ क्यों रही है, ये नहीं समझ आया। ये छोड़ रही है ना, देखो यहाँ से देखो ना, ये जो रोप ऐसी जा रही है पूरी ऐसे, ये इस सरफेस से आके कांटेक्ट में आती है और इस सरफेस की तरफ जाके उसे छोड़ रही है। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आई वैसे ही छूटना शुरू हो गया ना एक तरीके से। तो कांटेक्ट बना रही है, कांटेक्ट लूज कर रही है। तो जहां कांटेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तो ये पॉइंट हो गया, और जहां बना है अभी कांटेक्ट उसका, वो वीकेस्ट हो गया। ऐसा कह सकते हैं। हाँ यस सर। ऐसे समझ लो, ठीक है ना। कुल मिलाकर तो थ्योरी इज कि जब एक पुली के साथ एक रोप रोटेशनल मोशन में होती है तो दोनों साइड में टेंशन सेम नहीं होती। नहीं रह सकती, क्योंकि अगर टेंशन सेम रहेगी तो फिर क्या होगा, टॉर्क नहीं लग पाएगा कभी भी, है ना। तो घूमेगा ही नहीं। तो घूमेगा ही नहीं, बिल्कुल, है ना। तो अगर हम बहुत स्मूथ पुली कर देंगे ना, जैसे मान लो बहुत ही हमने एक एकदम चिकना सा पुली ले लिया, यहाँ बहुत स्मूथ सरफेस है, या रोप नायलॉन की ले लें जिसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है, रोप स्लिप करना शुरू हो जाती है ना। सर रोप उसमें हाथ में आ जाएगी, पूरी वहीं रह जाएगा। पुली वो घूम ही नहीं पाएगा, पुली नहीं घूम रहा है, और रोप ऐसे निकलना शुरू हो जाएगी यहाँ से, वो जो ऐसे ढीला ढीली सी रोप हो जाती है उस तरह से हो जाएगा। समझ गए बात? यस सर। ये चलो कंटिन्यू करते हैं फिर इसको ना। थैंक यू सर। ओके जी।